हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज जो हमें कल तो मैं कहानी पढ़ाई थी, पर आज मैं नाटक पढ़ाने वाली हूँ। वो नाटक है हमारी मोहन राकेश जी द्वारा लिखी। जैसा कि मैं बता दूँ, हमारे सिलेबस में जो है मोहन राकेश जी के द्वारा लिखित जो नाटक है, 3 नाटक हैं। उनमें से उनकी 2 नाटक जो है वो हमारे सिलेबस में लगी हुई है। एक आषाढ़ का एक दिन और दूसरा नाटक आधे अधूरे। तो आषाढ़ का एक दिन तो मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। जिन्होंने भी वो रिकॉर्डेड क्लास नहीं देखी है वो जाकर देखें। और अभी जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो नाटक है हमारी आधे अधूरे। तो चलिए, मोहन राकेश जी द्वारा लिखित नाटक। पहला नाटक है इनका आषाढ़ का एक दिन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1958। दूसरी नाटक है इनकी लहरों के राजहंस 1963 और तीसरी नाटक है इनकी आधे अधूरे, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1969। इसी नाटक को भी मैं पढ़ने वाली हूँ। देखिए, आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटकों में सर्वाधिक चर्चित नाटक रहा है। यानी इनका जो 3 नाटक था ना, उसमें सबसे अधिक चर्चित जो नाटक रहा है वो आधे अधूरे ही रहा है। यह हिंदी नाटक की प्रचलित धारा से बहुत भिन्न नाटक है। वस्तुतः आधे अधूरे हिंदी नाटक को वास्तविक अर्थ में समसामयिक युग का प्रतिबिंब बनाने वाला नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश के प्रथम दोनों नाटकों यानी आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस से भी 2 दृष्टियों से सर्वथा भिन्न है। एक तो इसमें आज के कठोर यथार्थ की सीधी अभिव्यक्ति है और दूसरे उसके अनुकूल आम आदमी की बोलचाल की भाषा का यह नाटक स्त्री पुरुष और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। आधे अधूरे की नाट्य भाषा को मोहन राकेश की बड़ी उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया गया है। इसमें उन्होंने हरकत भरी नाट्य भाषा, मौन, अंतराल, बीच शब्द, प्रतीकात्मकता आदि का सार्थक प्रयोग। देखिए, इस नाटक का उद्देश्य क्या है, यानी आधे अधूरे नाटक का उद्देश्य क्या है। आधे अधूरे नाटक के माध्यम से मोहन राकेश ने महानगरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय जीवन की विसंगतियों एवं विडंबनाओं का चित्रण किया है। भूमंडलीकरण के इस दौर में मध्यम वर्गीय परिवार के टूटते बिखरते रिश्ते, उनका अधूरापन, कुंठा, घुटन इत्यादि को मोहन राकेश ने सावित्री और महेंद्र नाथ के परिवार के माध्यम से सफलतापूर्वक अभिव्यक्ति किया है। आधे अधूरे नाटक में पारिवारिक विघटन, स्त्री पुरुष संबंध, स्त्री जीवन की त्रासदी आदि का प्रभावपूर्ण चित्रण हुआ है। मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबनाओं का चित्रण, पारिवारिक विघटन का चित्रण है, स्त्री पुरुष संबंध का चित्रण है, साथ ही नारी की त्रासदी का चित्रण है और वैवाहिक संबंधों की विडंबना को भी इसमें दिखाया गया। आधुनिक युग की समस्या प्रधान नाटक है ये। मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक एक मध्यम वर्गीय शहरी परिवार की कहानी है। इस परिवार का हर एक सदस्य अपने आप को अधूरा महसूस करता है, यानी कोई भी जो है अपने में पूर्ण नहीं है, खुद सब जो है खुद में अधूरा है। परिवार का हर व्यक्ति अपने को पूर्ण करने की चेष्टा करता है। परिवार में पति, जो कि पति है महेंद्र नाथ, और पत्नी है सावित्री। एक बेटा है जो कि अशोक है और 2 बेटी है। बड़ी बेटी का नाम है बिन्नी और छोटी का नाम है किन्नी। पति यानी महेंद्र नाथ व्यापार में सफल नहीं होता है। मोहन राकेश एक ऐसे नाटककार थे जिन्होंने जीवन के यथार्थ को अपनी लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। आधे अधूरे नाटक उसी प्रयास की एक सार्थक कड़ी है। महानगरों में रहने वाले आर्थिक अभाव के साथ कई तरह के संघर्षों को झेलने वाले मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन की त्रासदी का इस नाटक में सजीव चित्रण है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि यह नाटक संवेदना और शिल्प दोनों धरातलों पर आधुनिक हिंदी नाट्य की एक सफल रचना है। चलिए, अब नाटक जो है यहाँ से देखते हैं। क्या स्त्री पुरुष के बीच आकांक्षाओं और उसमें उपजे द्वंद्व और टूटन की अविस्मरणीय गाथा आधे अधूरे मोहन राकेश। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले जैसे ही नाटक प्रारंभ होते तो यहाँ पे क्रम मिलता है। क्रम क्या मिलता है कि भूमिका के बहाने, उसके बाद है निर्देशक का वक्तव्य, उसके बाद रहता है पात्र, उसके बाद पूर्वार्ध, उसके बाद उत्तरार्ध। ध्यान रखेंगे ये क्रम को। अभी तक तो फिलहाल नहीं पूछा है, लेकिन आगे पूछ सकता है। आधे अधूरे का पहला मंचन दिल्ली में देशांतर द्वारा श्री ओम शिवपुरी के निर्देशन में फरवरी 1969 में हुआ। ध्यान रखेंगे कि इसका मंचन जो है वो कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था, देशांतर द्वारा हुआ था, श्री ओम शिवपुरी के निर्देशन में हुआ था। और कब हुआ था, तो फरवरी 1969 में हुआ था। निम्नलिखित कलाकारों ने निम्न पात्रों की भूमिका निभाई।
काले सूट वाला आदमी ओम शिवपुरी, स्त्री जो है वो है सुधा शिवपुरी। स्त्री की भूमिका किसने निभाई है? तो सुधा शिवपुरी ने। पुरुष 1 ओम शिवपुरी। बड़ी लड़की अनुराधा कपूर, छोटी लड़की ऋचा व्यास, लड़का है दिनेश ठाकुर। पुरुष 2 है ओम शिवपुरी, पुरुष 3 है ओम शिवपुरी और पुरुष 4 है ओम शिवपुरी। यानी एक ही पुरुष जो है वो 5 भूमिका निभाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वो पात्र है ओम शिवपुरी, यानी 4 पुरुष का भी भूमिका अदा करता है। और यहाँ से प्रश्न बना हुआ है 2024 अगस्त वाले पेपर में। अंतर बस इतना कर दिया था कि बड़ी लड़की की भूमिका ऋचा व्यास ने निभाई और छोटी लड़की की भूमिका अनुराधा कपूर निभाई। ये उलट पुलट कर दिया था, बस इतना ही इसमें माइनर अंतर था। और ये पूछा हुआ था कि मंचन जो है वो किसके कहाँ हुआ था और किन के द्वारा हुआ था और कब हुआ था। ये पंक्ति तो सही था। और इसके साथ ही भूमिका के बहाने मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे पहले पहल 19 एवं 26 जनवरी तथा 2 फरवरी 1969 के 3 अंकों में धर्मयुग में क्रमशः छपा और 2 मार्च 1969 को दिल्ली की नाट्य संस्था देशांतर ने इसे ओम शिवपुरी के निर्देशन में अभिमंचित भी कर दिया। ध्यान रखेंगे कि आधे अधूरे नाटक जो है ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो धर्मयुग। ये प्रश्न एनडीए पूछा हुआ है जून 25 वाले पेपर में। नाटक ने तीखी और व्यापक प्रतिक्रिया पैदा की। हिंदी के नाट्य समीक्षकों और पत्रकारों को यह ऐसा सतही एवं खोखला नाटक लगा जो अपनी व्यावसायिकता को क्रांतिकारी लिबास में छुपाने की कोशिश करता है। कथानक की घटनाहीनता, प्रस्तावना की निरर्थकता, अनुभव क्षेत्र की संकीर्णता, एक ही अभिनेता द्वारा 5 भूमिकाएं निभाने की चौंकाने वाली फिजूल रंग युक्ति, चरित्रों के इकहरेपन, संघर्ष के अभाव, भविष्यहीन नियतिवाद और आयातित जीवन दृष्टि पर आधारित एक अति नाटकीय सृष्टि जैसे अनेक आरोप लगाकर इस नाटक को साधारण और महत्वहीन सिद्ध करने के भरपूर प्रयत्न किए गए हैं। इसे अनीता राकेश की एक किसी पूर्व प्रकाशित कहानी का नाट्य रूपांतर तक कहकर इसकी मौलिकता एवं रचनात्मकता को भी नकारने की कोशिश हुई। परंतु आज 35 वर्ष बाद पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि समय से अधिक ईमानदार, सच्चा और निर्मल मूल्यांकन करता एवं निर्णायक कोई नहीं होता और यह राकेश और उनके मित्रों की संपर्क शक्ति का परिणाम कतई नहीं है कि तब से अब तक लगातार आधे अधूरे आधुनिक हिंदी भारतीय रंग परिदृश्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण, लोकप्रिय और समय सिद्ध सार्थक नाटक माना जाता रहा है। यह हिंदी का पहला प्रमुख नाटक है जो विवाह संस्था को एक स्थिर अस्थायी व्यवस्था और घर को एक सुखी परिवार के रूप में स्थापित करने वाले सदियों पुराने मिथक को तोड़ने का प्रयास करता है। इस बीच आधे अधूरे ने एक संदर्भ रचना का स्तर प्राप्त कर लिया और राकेश के समकालीन और बाद की पीढ़ी का शायद ही कोई उल्लेखनीय नाटक हो जिसने इसे एक प्रेरणा स्रोत या रचनात्मक चुनौती के रूप में स्वीकार न किया हो। संभवतः अंधा युग के अलावा आधे अधूरे ही हिंदी का एकमात्र ऐसा नाटक नहीं है जिसने अखिल भारतीय स्तर पर कल्पनाशील निर्देशकों, प्रतिभावान अभिनेताओं, कुशल पार्श्वकर्मियों और प्रबुद्ध प्रेक्षकों, पाठकों को सर्वाधिक आकर्षित और प्रभावित किया है। समय ने आधे अधूरे के बारे में उस वक्त व्यक्त की गई सभी आकांक्षाओं और आपत्तियों को निराधार सिद्ध कर दिया है। इस संदर्भ में आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि इस नाटक में प्रस्तुत अनुभव की प्रामाणिकता, मन स्थितियों की सघन विस्फोटकता, भाषा की जीवंतता, प्रवेश की विश्वसनीयता तथा कथ्य और शिल्प की अन्वती परख एकाग्रता के प्रति रंग कर्मियों एवं नाट्य प्रेमियों की ग्रहणशीलता लगातार बढ़ती ही गई है। आधे अधूरे सिर्फ एक नाटक ही नहीं है, यह हमारे समाज, परिवार, व्यक्ति और उनके पारस्परिक संबंधों में आए और लगातार आ रहे बदलाव का गंभीर समाजशास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी है। 21वीं शताब्दी के आरंभ में परिवार और विवाह जैसी समय सिद्ध संस्थाओं के विघटन, मानवीय मूल्यों के पतन तथा सर्वग्रासी महत्वाकांक्षा की अंधी दौर से उपजी जिन अर्थज एवं कामज विकृतियों को आज हम सर्वत्र सार्वजनिक तांडव करते देख रहे हैं, ये भूमंडलीकरण, बाजारवाद और पश्चिमी संस्कृति एवं मीडिया के अदम्य आक्रमण के कारण तेजी से उफनी जरूर है, लेकिन अचानक पैदा नहीं। भूमंडलीकरण, बाजारवाद और पश्चिमी संस्कृति एवं मीडिया के अदम्य आक्रमण के कारण तेजी से उफनी जरूर है, लेकिन अचानक पैदा नहीं हो गई है। इनके बीज तो स्वतंत्रता और विभाजन के बाद हुए मोह भंग के साथ ही हमारी धरती में पड़ गए थे। 60 के दशक से इनका अंकुराना शुरू हुआ। 70 के दशक में ये हमारे जीवन और समाज में
कुनमुनाने कशमनाने लगे थे। पहले पहर इन परिवर्तनों की दबी घुटी और अस्पष्ट अभिव्यक्ति महानगर के उच्च मध्य वर्गीय परिवारों में हुई। भीतर ही भीतर इनका क्रमिक विकास और विस्तार होता रहा। बस परिवेश और परिस्थितियों की अनुकूलता पाकर आज इनका व्यापक विस्फोट हो गया है। अब देखिए निर्देशक का वक्तव्य। ओम शिवपुरी। एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। यह मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। ये पंक्ति देकर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा ओम शिवपुरी का ये कथन है। इसके साथ स्थितियाँ एवं मनस्थितियाँ यथार्थपरक तथा विश्वसनीय है। इसका गठन सुदृढ़ एवं रंगोपयुक्त है। पात्रों के प्रवेश और प्रस्थान रंग प्रभावों की दृष्टि से भली भांति संयोजित है। पूरे नाटक की अवधारणा के पीछे सूक्ष्म रंग चेतना निहित है। आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। इसके लिए हिंदी के जीवंत मुहावरे को पकड़ने की सार्थक प्रभावशाली कोशिश की गई है। पहले वाचन के समय ही मुझे इसकी भाषा में बड़ी कशिश लगी थी। कहना ना होगा कि इस नाटक की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता इसकी भाषा है। इसमें वह सामर्थ्य है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। शब्दों का चयन, उनका क्रम, उनका संयोजन, सब कुछ ऐसा है जो बहुत संपूर्णता से अभिप्रेत को अभिव्यक्त करता है। लिखित शब्द ही यही शक्ति और उच्चरित ध्वनि समूह का यही बल है जिसके कारण यह नाट्य रचना बंद और खुले दोनों प्रकार के मंचों पर अपना सम्मोहन बनाए रख सकी है। जहाँ तक अधिनिरूपण का सवाल है, आधे अधूरे मेरे लिए कई दृष्टियों से अर्थवान है। यह आलेख एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है। महेंद्रनाथ सावित्री से बहुत प्रेम करता है। सावित्री भी उसे चाहती रही होगी, लेकिन ब्याह के बाद महेंद्रनाथ को बहुत निकट से जानने पर उससे वितृष्णा होने लगी, क्योंकि जीवन से सावित्री की अपेक्षाएं बहुमुखी और अनंत हैं। अब महेंद्रनाथ की बेकारी की हालत में सावित्री बहुत कटु हो गई है। एक और घर को चलाने का असह्य बोझ है तो दूसरी और जिंदगी में कुछ भी हासिल न कर पाने की तीखी कचोट है। अपने बच्चों के बर्ताव से अत्यंत तिक्त हुई सावित्री बची खुची जिंदगी को एक ही पूरे संपूर्ण पुरुष के साथ बिताने की आकांक्षा रखती है, पर यह आकांक्षा पूरी नहीं हो पाती है क्योंकि संपूर्णता की तलाश ही शायद वाजिब नहीं। सावित्री की कमाई पर पलता हुआ बेकार महेंद्रनाथ दयनीय है। कभी जिस घर का वह गृह स्वामी था, आज उसी घर में उसकी हालत एक नौकर के समान है। अब वह केवल एक ठप्पा, एक रबर का टुकड़ा है। वह सावित्री के पुरुष मित्रों को जानता है और जब तक उनका जिक्र करके अपने दिल की भड़ास निकालता रहता है। अपने कुचले आत्मसम्मान को बचाने की खातिर वह अक्सर शुक्र शनिचर को घर छोड़कर चला जाता है। ध्यान रखेंगे कि महेंद्रनाथ जो है आत्मसम्मान बचाने के लिए किस दिन घर छोड़कर चला जाता था, तो शुक्र शनिचर को। लेकिन कुछ घंटों बाद वापस लौट आता, थका हारा पराजित, क्योंकि यही उसकी नियति है। एक दूसरे स्तर पर यह नाट्य कृति पारिवारिक विघटन की गाथा है। इस अभिशप्त कुटुंब का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। घर की त्रासदायक हवा से वे अपने और एक दूसरे के लिए जहरीले हो रहे हैं। बड़ी लड़की मनोज रूपी हमदर्द द्वार को पाते ही बाहर निकल भागी है। यानी इसकी बड़ी लड़की जो थी बिन्नी, वो जो है मनोज के साथ भाग जाती है। लड़का पत्रिकाओं से अभिनेत्रियों की रंगीन तस्वीरें काटता हुआ उस मौके के इंतजार में है जब वह भी यहाँ से निकल सकेगा। अपने पिता के लिए उसके मन में करुणा है और माँ के लिए आक्रोश है। वह बड़ी बहन के प्रेम में विश्वास नहीं करता, उसे घर से निकलने का एक जरिया मानता है। छोटी लड़की माता पिता बहन भाई किसी के प्रति लगाव महसूस नहीं करती। अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की आपूर्ति से बेहद कड़वी होकर वह कैंची की तरह जुबान चलाती है, यानी किन्नी के बारे में बात हो रही है, और यौन संबंधों में दिलचस्पी लेने लगती है जो उसकी आयु से कहीं आगे है। उसकी बदमिजाजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि पिता की बेकारी, माँ के पुरुष मित्रों और बड़ी बहन के घर से भाग जाने के कारण उसे बाहरी लोगों की कुत्सित बातें सुननी पड़ती है। दफ्तर और घर में दिन भर खटती सावित्री सिर्फ बिन्नी से ही थोड़ी सी सहानुभूति पाती है। हालांकि बिन्नी भी उससे इसी सवाल की तलवार है कि इस घर में ऐसा क्या है जो यहाँ से निकल जाने के बाद उसके और मनोज के बीच काली छाया के समान आ जाता है। अशोक सावित्री के प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंध बनाने का विरोधी है क्योंकि ऐसे लोगों के घर में आने पर वह अपनी निगाह में जितना छोटा है उससे कहीं और छोटा हो जाता है। यानी अशोक जो है उसका बेटा, सावित्री का बेटा, तो उसको लगता है कि अभी हम जितने छोटे नहीं, यहाँ अगर कोई आ जाते हैं तो उसके सामने लगता है कि और भी ज़्यादा छोटा महसूस होता है इनको, तो इसलिए ये चीज़ इनको अच्छा नहीं लगता है। कुल मिलाकर ये पारिवारिक अंतर संबंध दिलचस्प ढंग से बहुस्तरीय है। एक अन्य स्तर पर यह नाट्य रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। जो जिंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं उनकी तृप्ति अधूरी ही रहती है। महेंद्रनाथ सिंघानिया, ये जो 4 पुरुष थे उन्हीं का नाम दिया, ध्यान रखेंगे। पहला पुरुष है इसका महेंद्रनाथ, उसके बाद है सिंघानिया,
पुरुष 3 है इसका जगमोहन, पुरुष 4 है जुनेजा। ये अलग अलग गुणों के 4 पुरुष हैं। चुनाव के एक क्षण में सावित्री ने महेंद्र नाथ के साथ गांठ बांध ली और आगे चलकर अपने को भरा पूरा महसूस नहीं किया। लेकिन अगर वह महेंद्र नाथ की बजाय जगमोहन से रिश्ता जोड़ती तब भी अनुभूति वही रहती, क्योंकि तब जगमोहन में जुनेजा के गुण नहीं मिलते और इस तरह यह दुष्चक्र चलता ही रहता। एक स्तर पर यह नाटक मेरे लिए व्यक्तियों की विभिन्नता के बावजूद मानवीय अनुभव की समानता का दिग्दर्शन है। इसके लिए नाटककार ने एक ही अभिनेता द्वारा 5 पृथक भूमिकाएं निभाए जाने की दिलचस्प रंगयुक्ति का सहारा लिया है। महेंद्र नाथ की जगह जगमोहन को रख देने से या जगमोहन के स्थान पर जुनेजा को रख देने से स्थिति में कोई बुनियादी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि परिस्थितियों के एक ढांचे में व्यक्ति लगभग समान ढंग से बर्ताव करता है। इसी अनुभव पर बल देने के लिए कुछ एक प्रदर्शनों में नाटक की शुरुआत के साथ एक स्पॉट कमरे में लगे मुखौटों को आलोकित करता था। आधे अधूरे का कार्यस्थल मकान के बैठने का कमरा है, जिसमें सोफे, कुर्सियां, मेजें, अलमारी, किताबें, फाइलें आदि है। यह कमरा एक समय साफ सुथरा रहा होगा, पर सालों की आर्थिक कठिनाइयों के कारण अब सब पर धूल की तरह जम गई है। क्रॉकरी का पर चटखन है, दीवारें मटमैली हो गई है, परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। घर की हवा तक में उस अस्थायी तिलखी की गंध है जो 5 व्यक्तियों के मन में भरी हुई है। उब घुटन, आक्रोश, विद्रूप, दम घोटने वाली मनहूसियत जो मरघट में होती है। इस तनाव भरे वातावरण के संप्रेषण के लिए मुझे पहले बॉक्स सेट ही उपयुक्त लगा और कई प्रारंभिक प्रदर्शनों में उसे ही अपनाया गया। साथ ही कुछ एक प्रदर्शनों में नाटक के शुरू और अंत में ऐसे पार्श्व संगीत का व्यवहार किया गया जिसकी ध्वनि तरंगे शमशान भूमि की संतृष्ट वीरानगी को संप्रेषित करती थी। नाटक के शुरू के कुछ प्रदर्शन बंद प्रेक्षागृहों में हुए। जब मुक्ताकाशी त्रिवेणी में प्रदर्शन की बात आई तो कुछ मित्रों ने शंका प्रकट की कि नाटक संभवतः खुले मंच के लिए उपयुक्त नहीं है, उसमें नाटक के तनाव और सघनता के बिखर जाने का खतरा है। लेकिन मेरी यह मान्यता है कि गंभीर नाट्य दल को दर्शक पाने के लिए नए रास्ते ढूंढने होंगे। अगर नाटक गहन कलात्मक नाट्यानुभूति देने में समर्थ है, अगर वह जिंदगी की महत्वपूर्ण उथल पुथल पर उंगली रखता है, तो हो सकता है कि बाहर सड़क पर कुछ आहट या किसी कार के हॉर्न की आवाज़ मंच पर की कलात्मक यात्रा में कोई रुकावट ना डाल सके। मुझे संतोष है कि मेरा विश्वास सही साबित हुआ। बंद और खुले प्रेक्षागृह के अंतर से नाटक की प्रभावती पर कोई असर नहीं पड़ा। दर्शक के साथ तादात्म्य उतना ही तीव्र और गहन रहा। इन्हीं दिनों यह अनुभव भी हुआ कि बॉक्स सेट कई व्यवहारिक मुश्किलें पैदा करता है। वह एक और जहां समय और व्यवसाध्य है, वहीं दूसरी और रंगोपकरणों के अधिक आश्रय का भी द्योतक है, और यह बात किसी हद तक मेरी धारणाओं के साथ नहीं जाती। इसलिए हिम्मत करके मैंने बॉक्स सेट का व्यवहार भी छोड़ दिया और इससे भी प्रस्तुति के प्रभाव में कोई अंतर नहीं महसूस किया। मैं प्रदर्शन में सादगी का कायल हूँ, इसलिए प्रकाश व्यवस्था में भी किसी तरह के लटके नहीं थे। नाटक के लिए उपयुक्त सादी आलोक पद्धति थी। प्रारंभ में कुछ एक स्पॉट घर की विभिन्न चीज़ों को आलोकित करते थे, फिर हाउस लाइट में घुल मिल जाते थे। इसी प्रकार दूसरे अंक के शुरू में 2 स्पॉट लड़के और बड़ी लड़की को आलोकित करते थे, फिर एक प्रकाश व्यवस्था में सम्मिश्रित हो जाते थे। वेशभूषा के पीछे भी यही दृष्टि थी। प्रमुख अभिनेता को 5 भूमिकाएं करनी थी। इसके लिए वह केवल एक ऊपरी वस्त्र बदलता था। सबसे पहले काला सूट यानी काले सूट वाला आदमी, फिर कोट बदलकर केवल कमीज यानी महेंद्र नाथ। वेशभूषा भी ध्यान रखेंगे उसके वस्त्रों के बारे में। और फिर बंद गले का कोट या टोपी सिंघानिया, आगे हाईनेक की कमीज जगमोहन, और फिर लंबा कोट जुनेजा। बिन्नी, किन्नी और अशोक की पोशाक में कोई परिवर्तन नहीं था। केवल सावित्री जो है वो दूसरे अंक के लिए साड़ी बदलती थी, क्योंकि वह स्थिति की मांग थी। प्रस्तुति की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता थी मेकअप का ना होना। नायिका केवल वही मेकअप किए हुई थी जो उस जैसी स्त्री वास्तविक जीवन में करती है। इसके अलावा किसी कलाकार ने पाउडर इत्यादि छुआ भी नहीं था। इस प्रदर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी नाटककार और निर्देशक का पारस्परिक सहयोग। पहले पूर्वाभ्यास से ही राकेश जी साथ थे और पहले प्रदर्शन तक वे बराबर इस कलात्मक यात्रा के सहयात्री रहे। फर्नीचर में तिपाई के चुनाव से लेकर नाटक के अधिनिरूपण तक हमने साथ साथ काम किया। अनेक बार मतभेद हुए, लंबे वाद विवाद भी, लेकिन अंतिम रूप में जो नाट्य परिणाम सामने आया उसे लेकर हम दोनों ही सहमत थे। अर्थात प्रस्तुति में ऐसा एक भी तत्व नहीं था जिससे या तो मैं असहमत होता या राकेश जी। यहाँ पर हमारी भूमिका समाप्त हो गई। इसके बाद पात्रों को देखेंगे। पात्र में क्या है कि काले सूट वाला आदमी जो कि पुरुष 1 है,
और पुरुष 2, पुरुष 3 तथा पुरुष 4 की भूमिकाओं में भी है। उम्र लगभग 49-50 वर्ष है, यानी महेंद्रनाथ का उम्र कितना है तो 49 से 50 वर्ष, ध्यान रखेंगे। चेहरे की शिष्टता में एक व्यंग है। पुरुष 1 के रूप में वेशांतर, पतलून कमीज, जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए। पुरुष 2 जो है पतलून और बंद गले का कोट, अपने आप से संतुष्ट फिर भी आशंकित है। पुरुष 3 की बात करें तो पतलून टी-शर्ट, हाथ में सिगरेट का डिब्बा, लगातार सिगरेट पीता है। तो सिगरेट कौन पीता था तो पुरुष 3 पीता था, ये भी ध्यान रखेंगे। अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शन पूर्व हाव भाव में। पुरुष 4 के रूप में पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट, चेहरे पर बुजुर्ग होने का खासा एहसास, काइयापन। स्त्री उम्र 40 को छूती, यानी कि सावित्री का उम्र कितना है 40 वर्ष। चेहरे पर यौवन की चमक और चाह फिर भी शेष है। ब्लाउज और साड़ी साधारण होते भी सुरुचिपूर्ण है, दूसरी साड़ी विशेष अवसर की। बड़ी लड़की है जिसका की उम्र है 20 से ऊपर नहीं है, यानी लगभग 20 साल, ठीक है। और इसका नाम क्या है तो बिन्नी है। भाव में परिस्थितियों से संघर्ष का अवसाद और उतावलापन है। कभी कभी उम्र से बढ़कर बड़प्पन, साड़ी मास से साधारण पूरे व्यक्तित्व। उम्र 12 और 13 के बीच। भाव, स्वर, चाल, हर चीज में विद्रोह, फ्रॉक चुस्त और एक मोजे में सुराख, यानी कि छोटी लड़की जो है किन्नी का उम्र कितना है 12 से 13 साल, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है लड़का, यानी कि लड़का कौन है अशोक, इसका उम्र लगभग 21 के आसपास है, ठीक है। पूर्वार्ध, हाँ। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता। ये कौन बोल रहा है तो काला सूट वाला आदमी, ठीक है। प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और, परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता, उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि यह नाटक भी अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित है। अनिश्चित होने का कारण यह है कि परंतु की बात करना बेकार है, कारण हर चीज़ का कुछ ना कुछ होता है। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो, और जब मैं अपने ही संबंध में निश्चित नहीं हूँ तो और किसी चीज़ की कारण अकारण के संबंध में निश्चित कैसे हो सकता है। मैं वास्तव में कौन हूँ, यह एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया है। जो मैं इस मंच पर हूँ वह यहाँ से बाहर नहीं हूँ, और जो बाहर हूँ, खैर इसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मैं यहाँ से बाहर क्या हूँ। शायद अपने बारे में इतना कह देना ही काफ़ी है कि सड़क के फुटपाथ पर चलते आप अचानक जिस आदमी से टकरा जाते हैं वह आदमी मैं हूँ। आप सिर्फ घुरकर मुझे देख लेते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या काम करता हूँ, किस किस से मिलता हूँ और किन किन परिस्थितियों में जीता हूँ। आप मतलब नहीं रखते, क्योंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता, और टकराने के क्षण में आप मेरे लिए वही होते हैं जो मैं आपके लिए होता हूँ। इसलिए जहाँ इस समय मैं खड़ा हूँ वहाँ मेरी जगह आप भी हो सकते थे। दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में बहुत बड़ी समानता है। यही समानता आप में और उसमें है, और उसमें और उस दूसरे में, उस दूसरे में और मुझ में। बहरहाल इस गणित की पहेली में कुछ नहीं रखा है। बात इतनी है कि विभाजित होकर मैं किसी न किसी अंश में आप में से हर एक व्यक्ति हूँ। जो यही कारण है कि नाटक के बाहर हो या अंदर मेरी कोई एक निश्चित भूमिका नहीं है। मैंने कहा था यह नाटक भी मेरी ही तरह अनिश्चित है। उसका कारण यह भी यही है कि मैं इसमें हूँ, और मेरे होने से ही सब कुछ इसमें निर्धारित या अनिर्धारित है। एक विशेष परिवार, उसकी विशेष परिस्थितियाँ, परिवार दूसरे होने से परिस्थितियाँ बदल जाती है। मैं वहीं रहता, इसी तरह वह सब कुछ निर्धारित करता है। इस परिवार की स्त्री के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री किसी दूसरी के तरह से मुझे झेलती, या वह स्त्री मेरी भूमिका ले लेती और मैं उसकी भूमिका लेकर उसे झेलता। नाटक अंत तक फिर भी इतना ही अनिश्चित बना रहता, और यह निर्णय करना इतना ही कठिन होता कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, मेरी, उस स्त्री की, परिस्थितियों की, या तीनों के बीच से उठते हुए कुछ सवालों की। पर हो सकता है मैं एक अनिश्चित नाटक में एक अनिश्चित पात्र होने की सफाई भर पेश कर रहा हूँ। हो सकता है यह नाटक एक अनिश्चित रूप ले सकता हो। किन्हीं पात्रों को निकाल देने से, दो एक पात्र और जोड़ देने से, कुछ भूमिकाएं बदल देने से, कुछ पंक्तियां हटा देने से, कुछ पंक्तियां बढ़ा देने से, या परिस्थितियों में थोड़ा हेरफेर कर देने से हो सकता है आप पूरा देखने के बाद या उससे पहले ही कुछ सुझाव दे सके। इस संबंध में इस अनिश्चित पात्र से आपकी भेंट इस बीच कई बार होगी।
हाँ, स्त्री। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि स्त्री जो है सावित्री, उसकी पंक्ति है, ओ हो, फिर से घर में कोई नहीं है, किन्नी होगी ही नहीं, जवाब कहाँ से दे। तिपाही पर पड़े बैग को देखकर यह हाल है इसका। बैग की एक कविता उठाकर फिर फाड़ लाई और एक कविता, जरा शर्म नहीं है, रोज रोज कहाँ से पैसे आ सकते हैं, नई किताबों के लिए कमाई करते रहे हैं दिन भर। एलिजाबेथ टेलर। उम्र 12 और 13 के बीच, भाव स्वर चाल हर चीज में विद्रोह, फ्रॉक चुस्त और एक मोजे में सुराख। यानी कि छोटी लड़की जो है किन्नी का उम्र कितना है, 12 से 13 साल, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है लड़का, यानी कि लड़का कौन है, अशोक, इसका उम्र लगभग 21 के आसपास है, ठीक है। पूर्वार्ध, हाँ। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता। ये कौन बोल रहा है, तो काला सूट वाला आदमी, ठीक है। प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और, परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता, उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि यह नाटक भी अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित है। अनिश्चित होने का कारण यह है कि परंतु की बात करना बेकार है, कारण हर चीज़ का कुछ ना कुछ होता है। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो, और जब मैं अपने ही संबंध में निश्चित नहीं हूँ तो और किसी चीज़ की कारण अकारण के संबंध में निश्चित कैसे हो सकता है। मैं वास्तव में कौन हूँ, यह एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया है। जो मैं इस मंच पर हूँ वह यहाँ से बाहर नहीं हूँ, और जो बाहर हूँ, खैर इसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मैं यहाँ से बाहर क्या हूँ। शायद अपने बारे में इतना कह देना ही काफ़ी है कि सड़क के फुटपाथ पर चलते आप अचानक जिस आदमी से टकरा जाते हैं वह आदमी मैं हूँ। आप सिर्फ घुरकर मुझे देख लेते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या काम करता हूँ, किस किस से मिलता हूँ और किन किन परिस्थितियों में जीता हूँ। आप मतलब नहीं रखते, क्योंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता, और टकराने के क्षण में आप मेरे लिए वही होते हैं जो मैं आपके लिए होता हूँ। इसलिए जहाँ इस समय मैं खड़ा हूँ वहाँ मेरी जगह आप भी हो सकते थे। दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में बहुत बड़ी समानता है। यही समानता आप में और उसमें है, और उसमें और उस दूसरे में और मुझ में। बहरहाल इस गणित की पहेली में कुछ नहीं रखा है। बात इतनी है कि विभाजित होकर मैं किसी न किसी अंश में आप में से हर एक व्यक्ति हूँ। जो यही कारण है कि नाटक के बाहर हो या अंदर मेरी कोई एक निश्चित भूमिका नहीं है। मैंने कहा था यह नाटक भी मेरी ही तरह अनिश्चित है। उसका कारण यह भी यही है कि मैं इसमें हूँ, और मेरे होने से ही सब कुछ इसमें निर्धारित या अनिर्धारित है। एक विशेष परिवार, उसकी विशेष परिस्थितियाँ, परिवार दूसरे होने से परिस्थितियाँ बदल जाती है। मैं वहीं रहता, इसी तरह वह सब कुछ निर्धारित करता है। इस परिवार की स्त्री के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री किसी दूसरी के तरह से मुझे झेलती, या वह स्त्री मेरी भूमिका ले लेती और मैं उसकी भूमिका लेकर उसे झेलता। नाटक अंत तक फिर भी इतना ही अनिश्चित बना रहता, और यह निर्णय करना इतना ही कठिन होता कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, मेरी, उस स्त्री की, परिस्थितियों की, या तीनों के बीच से उठते हुए कुछ सवालों की। पर हो सकता है मैं एक अनिश्चित नाटक में एक अनिश्चित पात्र होने की सफाई भर पेश कर रहा हूँ। हो सकता है यह नाटक एक अनिश्चित रूप ले सकता हो। किन्हीं पात्रों को निकाल देने से, दो एक पात्र और जोड़ देने से, कुछ भूमिकाएं बदल देने से, कुछ पंक्तियां हटा देने से, कुछ पंक्तियां बढ़ा देने से, या परिस्थितियों में थोड़ा हेरफेर कर देने से हो सकता है आप पूरा देखने के बाद या उससे पहले ही कुछ सुझाव दे सके। इस संबंध में इस अनिश्चित पात्र से आपकी भेंट इस बीच कई बार होगी।